कक्षा 10वीं हिंदी, छत्तीसगढ़ी और भाषा साहित्य। इस खंड में एक पाठ है, छत्तीसगढ़ी पाठ कहानी है मरिया। आइए हम मरिया कहानी के बारे में जानें और साथ ही उनके रचनाकार के बारे में भी जानें। मरिया कहानी के रचनाकार श्री परदेसी राम जी वर्मा हैं। श्री परदेसी राम जी वर्मा का जन्म 18 जुलाई 1947 को ग्राम लिमतरा में हुआ। लिमतरा भिलाई के पास का एक गांव है। परदेसी राम जी वर्मा छत्तीसगढ़ के जाने माने कथाकार हैं। उन्हें कथाकार के रूप में पूरे देश में प्रसिद्धि मिली। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी में समान रूप से लिखते हैं तथा उनकी बहुत सी पुस्तकें अभी प्रकाशित हो गई हैं। उनके अभी अब तक 5 कथा संग्रह, 2 उपन्यास, 9 संस्मरण और 1 नाटक प्रकाशित हैं। श्री परदेसी राम वर्मा जी की रचनाएं लोक से संबंधित है, लोक से जुड़ी हुई रचनाएं होती हैं। वे लोक के जानकार हैं। उनकी कहानियों में लोक की पीड़ा को बड़े सुंदर ढंग से परिभाषित किया हुआ होता है। उनकी एक रचना, एक उपन्यास आवा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। श्री परदेसी राम वर्मा जी को विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक महत सम्मान है माधवराव सप्रे सम्मान। उन्हें माधवराव सप्रे सम्मान आरुक फूल, जो कि पंथी नर्तक स्वर्गीय देवदास बंजारे पर आधारित है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। और उनकी कहानी औरत खेत नहीं है को अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा मदरिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में परदेसी राम वर्मा जी द्वारा आकाश दिया नामक पत्रिका का संपादन किया जा रहा है और यह पत्रिका निरंतर लोक के बीच पहुंच रही है। आइए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। मरिया कहानी मरिया को आपको छत्तीसगढ़ के परिवेश में देखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के गाँव के परिवेश में देखना पड़ेगा। और जब कहानी को आप छत्तीसगढ़ के परिवेश में देखेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मरिया का मतलब होता है मृतक। जो सामाजिक विसंगतियाँ हैं, मृतक भोज, उस पर केंद्रित यह कहानी है। इस कहानी को 2-3 भागों में 2-3 घटनाओं को लेकर लिखा गया है। पहली घटना है कि उसमें रचनाकार ने ये कोशिश किया है कि कैसे इस कहानी को आगे बढ़ाएं। तो एक किसान परिवार है। एक किसान परिवार में अकेला एक बेटा है जिसका नाम है शिव कुमार। वह किसानी का काम करता है। उनका पिता वृद्ध है और वृद्ध पिता को अचानक एक दिन लकवा हो जाता है। जब लकवा होता है तो गांव के आसपास के लोग आते हैं और सब अपनी अपनी तरह से सलाह देते हैं। तब नायक के पिता, शिव कुमार के पिता कहता है कि भाई मेरे तो अब जाने का समय आ गया है, मुझे जाने दो। फिर भी वहाँ के जो स्थानीय वैद्य होता है वो कहता है कि एक कबूतर लाओ और कबूतर की सब्जी से खिलाओ और कबूतर खून से इसकी मालिश करो, मालिश ही इसका इलाज है। और शिव कुमार जैसे कि ग्रामीण वैद्य बताता है उसी प्रकार उसकी खूब सेवा करता है। किंतु कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो कवि ने इस कहानी में एक और विशेषता है। बच्चे इस कहानी को पढ़ें तो इसकी विशेषता को समझें। इसमें छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों को बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों को हाना कहते हैं हम। हाना वास्तव में लोक साहित्य का एक विधा है जिसे हम हिंदी में कहावते मुहावरे कहते हैं। नायक के पिता शिव कुमार के पिता की मृत्यु हो जाती है तो शिव कुमार समाज से निवेदन करता है कि भाई मैं मृतक भोज नहीं करा सकता। गांव की पंचायती बैठती है। पंचायत में
जो लोग मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि तुम मृतक भोज क्यों नहीं कराओगे, ये तो नियम है और नियम तो सबका पालन करना पड़ता है। तब शिव कुमार कहता है कि समाज के जो बड़े पंचायत है उसके द्वारा यह कही गई है कि मृतक भोज नहीं कराना है, किंतु गांव के प्रमुख नहीं मानते और मजबूर होके उनको मृतक भोज कराना पड़ता है। मृतक भोज कराने से उनकी 2 एकड़ खेती बिक जाती है और एक बैल की जोड़ी भी बिक जाता है। तो लेखक ने कहा तो ये तो दुब्बर के लिए 2 आषाढ़ हो गया, एक तो ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर और मृतक भोज से उनकी एक संपत्ति बिक जाती है और उनको मृतक भोज कराना पड़ता है। और उसके दुष्परिणाम जो किसान था, शिव कुमार जो किसान था, वह मजदूर हो जाता है। किसान से मजदूर होने की पीड़ा को वह एहसास करता है। तभी उसके गांव का एक साथी उनसे भूखन, जिसका नाम भूखन है, भूखन कहता है कि भाई तुम पुलिस क्यों नहीं बन जाते। तो शिव कुमार बोलता है कौन मुझको पुलिस बनाएगा। तो बताता है कि वहाँ आप मेरे साथ चलिए, उनको 500 रुपया देना पड़ेगा और तुमको पुलिस बना देगा। अर्थात स्थानीय गार्ड, शासकीय पुलिस नहीं, स्थानीय गार्ड की जो कंपनी होती है, और वो जाता है और स्थानीय गार्ड में वह भर्ती हो जाता है। जब स्थानीय गार्ड में जब वह भर्ती हो जाता है तो गार्ड का मुखिया होता है, वो कहता है कि इनके साथ जाओ, कुछ तोड़फोड़ दस्ता बनती है, उस तोड़फोड़ दस्ता के साथ उनको भेज देता है। कुछ और लोग और होते हैं जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं, एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं और जब गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो जहाँ पे तोड़-फोड़ करना रहता है उसके मुखिया लोग सबको भगाते हैं और सभी जितने बड़े ओहदे के लोग तो भाग जाते हैं, किंतु शिव कुमार वहाँ फंस जाता है और इसके कारण लोग उन तोड़फोड़ दस्ता में होने के कारण उसकी खूब पिटाई करते हैं। और जब पिटाई करते हैं तो वह लौट के आ जाता है और पूरी घटना को बताता है जो उसकी अपनी जो उनके मुखिया होते हैं उसको। तो बोलता है कि तुम मार खा के आए हो इसलिए यहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते। तब शिव कुमार कहता है भाई मुझे दवाई दारू के लिए तो कुछ पैसा दे दो। तो बोलता है यहाँ कोई दवाई दारू के लिए पैसा नहीं मिलता, तुम सीधा गांव जाओ। वो गांव जाता है और गांव में जाके अपनी फिर खेती किसानी करता है। तो उसकी माँ बहुत रोचक घटना बताती। गांव में और क्या बुराई है कि यहाँ गांव के लोग शराब का सेवन करते हैं, शराब के सेवन करके नाचते हैं। तो एक और सामाजिक बुराई को यहाँ स्पर्श किया है। वो सामाजिक बुराई है शादी ब्याह, उसमें सगाई की बात कही गई। सगाई में जहाँ 5-10 लोग जाना चाहिए वहाँ बारात बन के बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ न्योता खा के आते हैं। तो एक सामाजिक बुराई इधर इसको भी उन्होंने इंगित किया है। और लोग शराब पी के नाचते हैं, शराब पीकर पंचायत करते हैं। तो ये शराब रूपी बुराई पर भी रचनाकार ने अपनी इस कहानी में रेखांकित किया है और समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया है कि हम जब तक सामाजिक कुरीतियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं आएगा। और आज इसी सामाजिक कुरीतियों के कारण बहुत सारे परिवार प्रभावित होते हैं, आर्थिक रूप से वे विपन्न हो जाते हैं। तो इसको लेकर कहानीकार ने बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी की बुनावट की है और उसकी बुनावट में लोक की विसंगति है और लोक को शिक्षित इस कहानी के माध्यम से शिक्षित करना चाहते हैं कि अब हमारे गांव में ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए और जो नियम बनते हैं बड़े नियम उसको पालन करना चाहिए। किसी परंपरा में बंध कर हमें नहीं रहना चाहिए। ये कहानी का मूल सार है। आप इस कहानी को पढ़कर समझिए और देखें कि इस कहानी में आपको कितना मज़ा आता है। इस कहानी के भाव तत्व को आप जानिए और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके आसपास कहीं इस तरह की बुराइयां तो सामाजिक बुराइयां तो नहीं हैं। यदि सामाजिक बुराइयां हैं तो हम समाज को प्रगतिशील करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी हमें विचार करना है। क्योंकि युवा ही समाज को बदलेंगे और आप सब युवा हैं। आप
कुछ दिनों में सामाजिक भूमिका में आ जाएंगे, तो ऐसे बुराइयों को हमको त्यागना पड़ेगा ताकि कोई भी परिवार आर्थिक विपन्नता से परेशान ना हो, उसे मजबूर होकर किसी कार्य को ना करना पड़े। इस कहानी का मूल तत्व है। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न उत्तर भी इस कहानी के मूल तत्वों को लेकर गढ़ा गया है। ये प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्व हो सकते हैं। तो आइए अब क्रमशः सभी प्रश्नों के उत्तर पर हम चर्चा करते हैं। रामचरण को लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा? इसका दो मुख्य कारण हैं। इसलिए कराना पड़ा क्योंकि स्वयं रामचरण ने यह कहा कि भाई मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए। पहला कारण ये था, इस कारण उनका इलाज गांव के वैद्य के द्वारा कराना पड़ा। दूसरा, आर्थिक बोझ और बढ़ जाता, यह सोचकर भी उनका इलाज गांव के वैद्य के द्वारा कराया गया। तो दो कारण थे, दो परिस्थितियां थी। पहली परिस्थिति यह है कि स्वयं रामचरण ने कह दिया कि मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ, और दूसरा आर्थिक कारण। ये दो कारण हैं जिसके कारण रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल के स्थान पर वैद्य से कराना पड़ा। एक कारण इसमें और है, गांव की मान्यता। आज भी गांव के लोग अस्पताल न ले जाकर गांव के ही वैद्य से कराना चाहते हैं। एक कारण और है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, और इसके दुष्परिणाम क्या हुए। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, शिव कुमार ने बैठक में क्या विनती की? शिव कुमार ने बैठक में यह विनती की कि मैं मरिया भात नहीं खिला सकता, मुझे इससे मुक्त करें। यह शिव कुमार ने समाज के समक्ष यह विनती की। इसलिए विनती की कि मरिया भात, दो कारण हैं इसके भी, इसको भी समझना पड़ेगा कि एक तो जो उच्च समाज की संगठन है उनके द्वारा मरिया भात को बंद करने के लिए कहा गया था। दूसरा कारण उनकी आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति। तो ये दो कारण से शिव कुमार ने मरिया भात ना खिला सकने की समाज से विनती की। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, दुब्बर बर दू अषाढ़ का क्या मतलब है? ये छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति है, दुब्बर बर दू अषाढ़, अर्थात विपदाग्रस्त जो व्यक्ति है उसके ऊपर फिर से विपत्ति आना। एक पहले से वह विपत्ति से, समस्या से ग्रसित है, फिर से एक नया समस्या का आ जाना। तो दुब्बर बर दू अषाढ़ का मतलब होता है विपदाग्रस्त होने के पश्चात पुनः और विपदा आ जाना। चौथा प्रश्न, शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गए? हमने अभी कहानी पर जब बात कर रहे थे हमने इस पर चर्चा की। शिव कुमार के द्वारा मरिया भात खिलाने के लिए 2 एकड़ ज़मीन बेचना पड़ा और बैल जोड़ी को भी बेचना पड़ा। इस प्रकार खेत बिक जाने से शिव कुमार किसान से मजदूर हो गया। ये इस प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न, गरीब बर सबके चलते, चाहे घर वाला हो या बहिर वाला, ये ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि शिव कुमार यदि सक्षम होता तो गांव वाले उसको मजबूर नहीं कर सकता मरिया भात खिलाने के लिए, नहीं कर सकते थे मरिया भात खिलाने के लिए। दूसरा, जो सिक्योरिटी गार्ड के मुखिया था वो उसको दुत्कारता नहीं और उसको दुत्कार कर भगाता नहीं। तो एक तो शिव कुमार के ऊपर गांव वालों ने भी अत्याचार किया, और जब वह पुलिस के, स्थानीय पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होने के लिए गया तो उसने भी उनको परेशान किया, उनको निकाल दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गरीब होते हैं उसके लिए घर वाले भी उसको परेशान करते हैं और बाहर वाले भी। इसीलिए ये कहा गया कि गरीब पर तो सबके चलते, गरीब के ऊपर सबका दबाव बनता है।
गरीब को सब परेशान कर सकते हैं, समर्थ को ना दोष गोसाई, और समर्थवान को कोई, उस पर कोई दोष नहीं होता। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। मरिया प्रथा ने शिव की जिंदगी को किस तरह बदल दी, ये अंतिम प्रश्न। मरिया प्रथा अर्थात मृतक भोज, मृतक भोज के कारण शिव कुमार की जिंदगी कैसे बदल गई, ये प्रथा है, सामाजिक प्रथा, मरिया भात की जो सामाजिक प्रथा है, वो शिव कुमार की ज़िंदगी इस प्रकार बदल दी क्योंकि इसके कारण शिव कुमार एक तो किसान से मजदूर हो गया, दूसरी बात उसको गांव से बाहर जाके नौकरी करने की सोचनी पड़ी, तीसरी बात उसको निकाल दिया गया। तो एक मूलतः जो किसान था शिव कुमार वो मजदूर हो गया और इस प्रकार उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है और ये सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। इस कहानी वास्तव में हमको एक चीज़ और समझना चाहिए बच्चों, कहानी हम क्यों पढ़ें, कहानी पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, कहानी को पाठ्य पुस्तक में क्यों रखी जाती है, तो इसका कारण भी समझना पड़ेगा। कहानी मूलतः भाषाई कौशल के विकास के लिए है। हम इससे पढ़ना सीखते हैं, पढ़कर समझना सीखते हैं और हम अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करना सीखते हैं। तो कहानी पढ़ना केवल प्रश्न उत्तर के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि अपनी भाषाई क्षमता को विकसित करने के लिए पढ़ना है। ये कहानी का उद्देश्य भी है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा।